हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन के पीवाईक्यूज़ को। और पीवाईक्यूज़ आपके लिए करने इम्पॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि कई बार आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें रिपीटेड फॉर्म में ही आ जाते हैं, जो कि पहले आए हुए हैं पेपर में, तो उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं या उन्हीं में थोड़ा सा फेरबदल करके वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं नए फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह हम पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ को ही सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही मैं एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ आपको, जिससे कि आपका कोई भी कंटेंट यहाँ पर छूटे ना। ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यूज़ को ही सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी कई वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं, आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी और आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी यूट्यूब के। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, एक्सेल इन एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पीवाईक्यूज़ आपके किस तरह से हैं और अब किस तरह पूछे जा रहे हैं। आपको पता ही है हायर एजुकेशन में और पीपल डेवलपमेंट या आपके जो है इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर इस यूनिट से, ये आपके करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं ना। तो इस तरह ये आपको जानना ज़रूरी होता है। और आईसीटी के भी है ना, 3-4 यूनिट आपकी ऐसी हैं जहाँ से अब क्या है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कन्याओं को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनारस में केंद्रीय हिंदू कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने ही जो है बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, एनी बेसेंट जी के बारे में आप सभी को पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1962 में महिला शिक्षा राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन एजुकेशन द्वारा नियुक्त हंसा मेहता समिति का उद्देश्य था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यह था कि इन्होंने शिक्षा के सभी स्तरों पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभेदन की पड़ताल की थी। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन, इसका ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो हंसा मेहता समिति की एक तो स्थापना का पूछा जाता है, प्लस इनके उद्देश्य क्या थे। तो इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी जोर दिया था और इसीलिए इन्होंने बालकों और बालिकाओं के जो है यहाँ पर डिस्टिंग्विश को ख़त्म किया था, डिफ्रेंशिएशन को जो है ख़त्म किया था। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से 21वीं सदी के उच्चतर शिक्षा अध्यापक द्वारा सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हायर एजुकेशन टीचर के लिए बात कर रहा है, तो आपका इसमें जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हायर एजुकेशन में जो हम जो है क्या क्या टीचर के लिए चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, पहला है विद्यार्थियों को विचार कौशल के उच्चतर क्रम के लिए तैयार करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये ऑप्शन आपका होगा, ए ऑप्शन होगा। अब जिसमें भी ए है, ए तो सभी में है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक मैंने आपको कई बार बताया है। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ये नहीं होगा। ठीक है, प्लेसमेंट से उसको मतलब नहीं है। जब हायर स्टडीज़ में उसने अच्छी पढ़ाई की होगी तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, है ना। तो जो जिसमें भी बी ऑप्शन है उसको आप कट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आपका ये कट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद सी है डिजिटल संसाधनों का प्रयोग, फिर है केवल मेधावी विद्यार्थियों के साथ परस्पर बातचीत, या उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो ये सही है बिल्कुल। और यूजिंग जो है डिजिटल रिसोर्सेज, ये वाला कहीं से भी नहीं सही है कि इंटरेक्शन विद ब्राइट स्टूडेंट्स, ये टीचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? ए, सी एंड ई, ये वाला ऑप्शन इसका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम देखते हैं यहाँ पर नवंबर 1948 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। इसको मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में भी लिया था, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और या राधाकृष्णन आयोग कौन सा किसके उसमें गठित किया गया था, तो ये है एस राधाकृष्णन। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है महादेव गोविंद रानडे, गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए गोखले का जो विधेयक है, ये यहाँ पर गोखलेस बिल जिसको कहते हैं 1911 में आया था। ठीक है, ये आपका 1911 में, यहाँ पर 1911 में गोखले का बिल आया था और इसमें कहा गया था कि
इसका जो विधेयक का प्रस्ताव था, इस विधेयक का उद्देश्य था देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना। ठीक है, तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में काफ़ी जोर दिया था। अब देखिए, अब इसमें और बाकी लोगों के बारे में पूछ रहा है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए, इन्होंने बताया था जो बाकी सब नाम है, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन्होंने क्या चीज़ पे जोर दिया था? इन्होंने दिया था सह शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी उतना ही जो है यहाँ पर जोर दिया था कि उनको भी घर से निकालकर स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किस किस लिए फेमस थे। यहाँ पर देखिए, गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। महादेव गोविंद रानाडे जी की बात करें तो ये एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, समीक्षक और लेखक थे। ठीक है, इन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी, अभियान चलाया था। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। ठीक है, तो इनका ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी इन्होंने बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए महत्व दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है आपका प्राचीन काल के विद्यालय जिन्हें यूनेस्को ने धरोहर स्थल घोषित किया था, हेरिटेज साइट जो है, तो ये कौन कौन से थे? इसमें नालंदा और तक्षशिला। ठीक है, ये दो आपके नालंदा और तक्षशिला, जिसमें नालंदा आपका कहाँ पर है? बिहार में है। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। नालंदा को 2016 में यहाँ पर धरोहर स्थल घोषित किया गया था और तक्षशिला को 1980 में। ठीक है, तो आपकी ये जो राइट ऑप्शन है, ये इसमें डी एंड ई, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, और हाँ, इसमें जो आपके ये जो प्राचीन शिक्षा संस्थाएं थी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी है और टेलीग्राम पे भी है, तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, कौन कौन सी संस्थाएँ हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। यहाँ पर देखिए, द सैटेलाइट यूज फॉर द ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा में जो प्रेषण और प्रसारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं GSAT-15 उपग्रह। ठीक है, यहाँ पर ये इसको GSAT-15 सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता है 24/7 चैनल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसके द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जाता है, तो वो है इन्फ्लिबनेट। वो भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। बाकी मैंने स्वयं प्रभा मूक्स के बारे में एक वीडियो बना रखी है, आप लोग वो वीडियो पूरी देख लीजिएगा, तो वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से 9 कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। ठीक है, जो इनके साथ काम करते हैं, क्या क्या काम है ना, और उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी उसके कई बार फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और वो किस काम के लिए ऑथराइज हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें, आपके लिए हेल्पफुल होगी वो वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से सम विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब देखिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती हैं? वो उच्चतर शिक्षा संस्थाएं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में ऊंचे स्तर पर कार्य करती हैं। उन्हें यूजीसी की सलाह पर केंद्रीय सरकार द्वारा मानित विश्वविद्यालय, मतलब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है, और वे एक मतलब जैसे जिन संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाता है, वे एक विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। उनके पास मतलब वो सारे पावर्स होते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। ठीक है, और जैसे इनके क्या क्या सब्जेक्ट क्या थे? विभिन्न विषय जैसे कि चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और आपकी भाषाओं से संबंधित सामाजिक विज्ञान, जनसंख्या विज्ञान और पशुपालन शोध मतलब वन शोध, और आपका आयुध प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों में, जैसे IT सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सब में शिक्षा और शोध सुविधाएं ये प्रदान करते हैं। ठीक है, इन्हें काफ़ी स्वायत्ता भी प्राप्त होती है, मतलब ऑटोनॉमी के बारे में मैंने बताया था। देखिए, हायर एजुकेशन में जो आपके टर्म्स पूछते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपकी ऑटोनॉमस बॉडीज से, रेगुलेटरी बॉडीज से, एपेक्स बॉडीज से, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले वीडियो में करा रखा है, तो आप उसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये न केवल अपना पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम स्वयं निरूपित कर सकते हैं, बल्कि अपने प्रवेश और शुल्क संबंधी नियम भी बना सकते हैं। इनके पास मतलब इतनी पावर होती है कि इनको किसी के अधीन नहीं रहना है।
ठीक है। तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी में अब आपको यहाँ पहचानना है क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे डीम टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है, डीम टू बी, ये आपको पहचानने के लिए आता है। तो बहुत सारी हैं ऐसे। अब यहाँ पर जैसे आपसे पूछ लिया तो इसमें देखिए नेपा और जामिया हमदर्द, ये क्या है आपकी जो है यहाँ पे ये है आपकी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देखिए जामिया हमदर्द और जामिया मिलिया इस्लामिया ये अलग अलग है ना, अलग अलग नाम है। ये दोनों जो नीपा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, याद रखिएगा, नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश में ही याद करिएगा, अच्छा रहेगा। तो कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी बना था, नेट में ही आया था, डीम टू बी यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना या से मतलब इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कहाँ की, दिल्ली में है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये इसकी जो पूरी लिस्ट है करीब 129-130 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो जो है यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, ठीक है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पहचानने को आता है। तो ये क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया था, लेकिन अब कौन सा पूछ लेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये भी पूछा गया है एक बार, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। ये यहाँ पर तमिलनाडु में करीब 29 हैं, 29, और उसके बाद महाराष्ट्र पे हैं करीब 21 हैं, ठीक है। तो वो मैं लिस्ट आपको देख लूँगी, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि कितनी है ना। तो ये हो गया आपका कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कौन सा निजी विश्वविद्यालय है। तो अब आपको ऐसे पहचानना आना चाहिए कि जो है कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या काम होता है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो है यूजीसी एक्ट की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम है, ठीक है। यूजीसी के द्वारा जो डिग्री प्रदान करने की पावर है वो इन लोग के पास होती है। इनके पास शिक्षण संस्थाओं को एफिलिएट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने से संबद्ध नहीं कर सकती हैं। तो ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन होती हैं। अब इसमें से हमको अगर पहचानने को कहा है तो यहाँ पर देखिए बिट्स पिलानी, ठीक है, ये जो है आपकी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अब अगर आपको पहचानना नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे मुश्किल होगी। तो इस तरह से वो लिस्ट आप देखिएगा। अब इसका जो फुल फॉर्म है देखिए, ये है बिट्स पिलानी, राजस्थान में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस राजस्थान में है। ये संस्थान पूर्णतः स्ववित्त पोषित और आवासीय है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन बनता है तो बस इसी तरह से कि कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आएगी, कौन सी स्टेट में आएगी, कौन सी जो है सेंट्रल में आएगी, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ एक क्लासिफिकेशन भी हैं, तो वो वीडियो मैं आपको बना के दूंगी। जैसे मैंने हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, शिक्षा संस्थाओं के बारे में, कि प्राचीन समय की कौन सी थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन आपको पता भी होना चाहिए। आप लोग हायर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज NIRF स्टैंड फॉर। अब NIRF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसमें गड़बड़ मत करिएगा, इसको बिल्कुल रट लीजिए। यहाँ पर देखिए NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये आपको याद रखना है। सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये होगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए फेडरेशन ऑफ फ्रेमवर्क, फर्क चीज़ें हैं, ये नहीं है, ये वाला होगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। इसकी जो रिपोर्ट है वो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हर साल इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। शिक्षा मंत्री कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2023 की जो अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें IIT मद्रास NIRF रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। इंजीनियरिंग के अगर 10 कॉलेजेस की बात करें, 10 जो इंस्टीट्यूट हैं, उसमें आपका IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं IIT, ये मद्रास पहले नंबर पे है, IIT बॉम्बे सेकंड नंबर पे है,
IIT दिल्ली 3rd नंबर पे है, ठीक है। और जो NIRF की रैंकिंग होती है बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड ग्रेजुएशन आउटकम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी टॉप 5 के आपको पता होना चाहिए। मतलब जैसे कि IIT मद्रास पहले नंबर पे है, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये बेंगलोर 2nd नंबर पे है। फिर IIT बॉम्बे 3rd नंबर पे है, IIT दिल्ली कानपुर, मतलब ओवरऑल रैंकिंग की बात हम कह रहे हैं 2023 की, तो IIT कानपुर ये जो है 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 3 4 याद रखनी है। IIT मद्रास पहले नंबर पे, IISc बेंगलोर 2nd नंबर पे, इस तरह से फिर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर, ठीक है। और NIRF की जो अभी रिपोर्ट आई होगी तो उसके बारे में मैं आपको करंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें आपको दे दी जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक आप चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा, ठीक है। फ्रेंड्स के बीच में आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि उन सबको भी अच्छा कंटेंट मिल जाए। और यहाँ पे मैं आपकी ऐसे ही, अभी पहले हम लोग हायर एजुकेशन का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें भी ऐसे ही करवा दूंगी, और मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर करवा दी हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।